जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित और लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित और लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? जवाहरलाल नेहरू का। तो चलिए अब इस रिकॉर्ड को समझ लेते हैं। तो निर्वाचित होकर नरेंद्र मोदी जी का लगातार कार्यकाल है 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक। ठीक है, तो 10 जून 2026 को इनके 4399 दिन हो गए हैं और उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब नेहरू जी निर्वाचित होकर के यानी चुन कर के आए थे 13 मई 1952 को, यानी 13 मई 1952 को वो प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक उनका कार्यकाल रहा है, उनकी मृत्यु तक। तब तक उनके जो दिन थे वो 4398 दिन थे। तो इसी रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू का जो कुल कार्यकाल है यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वो 16 साल 286 दिन का है, यानी 6130 दिन का है। ठीक है, लेकिन निर्वाचन 1951-52 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद निर्वाचित होकर के वो प्रधानमंत्री बने थे 13 मई 1952 को और 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने लगातार जो काम किया था प्रधानमंत्री के रूप में वो 4398 दिन किया था और इस रिकॉर्ड को मोदी जी ने तोड़ दिया है। अभी 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले व्यक्ति भी बने थे, यानी सीएम और पीएम के रूप में उन्होंने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है H-1B वीज़ा किस देश से संबंधित है जिस पर वहां के फेडरल कोर्ट ने $1 लाख फीस वसूलने वाली नीति को रद्द कर दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने H-1B वीज़ा पर $1 लाख यानी करीब 95 लाख रुपए फीस वसूलने की नीति बनाई थी। तो इस नीति को रद्द किया है अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने। ठीक है, और इस कोर्ट ने ये कहा है कि यह जो फीस है यह फीस नहीं बल्कि एक टैक्स है और टैक्स को लागू करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है बल्कि ये अधिकार संसद को है। तो संसद के द्वारा तो ये टैक्स लगाया नहीं गया था, ट्रंप ने ये टैक्स लगाया था H-1B वीज़ा पर, तो अब इसको रद्द कर दिया गया है। अब H-1B वीज़ा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो H-1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखती हैं। यानी कि अगर इंडिया का कोई इंजीनियर है और वो अमेरिका में काम करना चाहता है तो अमेरिकी कंपनी उस व्यक्ति को H-1B वीज़ा प्रदान करेगी। ठीक है, जिसके तहत वो 3 साल तक अमेरिका में रह सकता है। इसके लिए उसे कुछ फीस चुकानी पड़ती थी, तो इसी फीस को बढ़ा दिया था ट्रंप ने। ठीक है, और इसमें संसद की मंजूरी ली नहीं गई थी, तो इसको हाल ही में रद्द किया गया है वहाँ के फेडरल कोर्ट ने। पहले H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करने पर कंपनियों को लगभग $2000 से $5000 तक शुल्क देना पड़ता था। अब कितना कर दिया था उन्होंने? $1 लाख। ठीक है, H-1B एक गैर प्रवासी वीज़ा है जिसके जरिए अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो कुछ समय के लिए विदेशी हाई स्किल्स प्रोफेशनल को नौकरी पर रखती हैं। अब बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए जाने वाले स्वर्ण सिक्के पर ट्रंप की तस्वीर छपेगी। अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हाल ही में अलग हुआ है।
फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज करेगा। अमेरिका फिर से यूनेस्को से बाहर हो गया है। अमेरिका ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी होने वाले नए डॉलर के नोटों पर ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। इस बात की घोषणा हाल ही में की गई थी। और ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आर्क डी ट्रंप नामक विशाल विजय मेहराब की योजना भी प्रस्तुत की है कुछ समय पहले। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 सदस्यीय दल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा नासा। तो दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। इसमें पहले अंतरिक्ष यात्री हैं कमांडर रैंडी ब्रेनिक्स जो कि नासा के हैं। फिर दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं पायलट लुका परमिटानो जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। और फिर तीसरे अंतरिक्ष यात्री हैं मिशन विशेषज्ञ फ्रैंक रूबियो जो कि नासा के हैं। और फिर चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं मिशन विशेषज्ञ आंद्रे डगलस जो कि नासा के हैं। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हाल ही में आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चुने गए हैं। यह मिशन 2027 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस मिशन होगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां दूसरे स्पेस क्राफ्ट से जुड़ने और टूटने की तकनीकी का परीक्षण करेंगे। देखिए दोस्तों, अमेरिका को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने हैं। इसके पहले वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो जो अभी कुछ समय पहले इसी साल आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया गया था। तो आर्टेमिस 2 मिशन में क्या किया गया था? चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाए गए थे और फिर ये मिशन धरती पर वापस आ गया था। ठीक है, अब आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जाना है, जिसमें क्या होगा कि स्पेस क्राफ्ट को जोड़ा और अलग किया जाएगा। यानी कि स्पेस क्राफ्ट किस प्रकार से जुड़ेगा, किस प्रकार से अलग होगा, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। और फिर जो आर्टेमिस 4 मिशन होगा, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन की सफलता के बाद आर्टेमिस 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन था, जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच, जो कि आर्टेमिस 2 मिशन में ही गई थी। पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने बनाया है, 2,52,756 मील का। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो असफल रहा है। मिसाइला वेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए ब्योन मित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट डेवलप किया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लगभग 850 एकड़ जो रक्षा मंत्रालय की खाली जमीन थी, उस पर 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। यह देश की अपनी तरह की पहली बड़े पैमाने की सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना है। यह परियोजना NTPC लिमिटेड के द्वारा डेवलप की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से
जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनको बिजली प्रदान की जाएगी, यानी यहाँ पर जो बिजली का प्रोडक्शन होगा वो रक्षा प्रतिष्ठानों को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरंग के मुख्य सुरंग का निर्माण और ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है? आंसर हो जाएगा जोजिला सुरंग। तो यहाँ पर आप मैप में देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, इनके बीच में एक जोजिला दर्रा है। ठीक है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर से लद्दाख में प्रवेश करना चाहते हैं तो जोजिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करेंगे। तो अभी जोजिला दर्रे में एक टनल बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है जोजिला टनल। तो इसका जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, इस टनल की लंबाई है 13.15 किलोमीटर की और ये जोजिला दर्रे में है, NH फर्स्ट के अंतर्गत आता है ये। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 11,578 फीट है। और इस टनल के बनने से यात्रा में जो समय है वो लगभग 3 घंटे कम हो जाएगा और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी जो कश्मीर घाटी यानी बालटाल और लद्दाख मीना मार्ग के बीच सभी मौसमों से संपर्क प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 57,691 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना, यानी गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। तो पहले चरण में 21 जिलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो कि बलिया में है, ये भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ में है, ये देश का 99वां और यूपी का 12वां रामसर स्थल है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 13वां रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के IPS ऑफिसर राजीव कृष्णा को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका बढ़ाने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर आधारित अर्थव्यवस्था नीति को हाल ही में मंजूरी दी है, यानी गोबर आधारित अर्थव्यवस्था नीति को मंजूरी उत्तर प्रदेश में दी गई है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल फिल्म निर्देशक और अभिनेता भारती राजा का निधन हुआ है, उन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? आंसर हो जाएगा 2004 में। तो दोस्तों 10 जून 2026 को तमिल फिल्म निर्देशक और अभिनेता भारती राजा का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है चेन्नई में, और उन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6 बार उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N भास्कर राव, महान गायिका आशा भोसले, असम के फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा, ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई, अमेरिकी पर्वतारोही जिम वेटकर, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी और रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपद सिंघानिया का निधन हुआ है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा जो कि फेसबुक की मूल कंपनी है उसने समझौता किया है। इसकी क्षमता हजारों सर्वर और पेटाबाइट स्तर तक डेटा स्टोरेज की होगी। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र, भारत का पहला LPG ATM गुरुग्राम, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर नई दिल्ली, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पेन्योर बना है,
दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश भारत। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप है। 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? असम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा कब से कब तक होगी? तो उनकी जो यात्रा होगी ये 13 जून से 18 जून तक होगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाने वाले हैं 13 से 18 जून तक। तो इस यात्रा के दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन और विवा टेक समिट में भी हिस्सा लेंगे। तो 13 से 14 जून तक उनकी फ्रांस की यात्रा होगी। तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर वो स्लोवाकिया जाएंगे 14 से 16 जून। ठीक है, और उनकी जो यात्रा होगी ये 1993 में स्लोवाकिया के गठन के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। और वो फिर से फ्रांस आएंगे 16 से 18 जून के बीच में। तो वो एवियन जाएंगे जो कि फ्रांस में है, तो वहाँ पर जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे और पेरिस में विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना किस राज्य में लागू की जाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना लागू की जाएगी। ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसके अंतर्गत 3 कल्याणकारी जो योजना है वो लागू की जाएंगी, जिसमें चाय श्रमिक शिक्षा योजना, चाय श्रमिक स्वास्थ्य योजना और चाय श्रमिक आश्रय योजना है। ये योजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके लिए पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये चाय श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा 2021-22 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बेहतर शिक्षा और रेस्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक भी प्राप्त कर लीजिएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। और अब मई की जो ई बुक है हिंदी की वो लॉन्च कर दी गई है, यानी हिंदी मीडियम की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है, इसको प्राप्त कर लें। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है? कनाडा। किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होगी? इजराइल। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? भारत। किस राज्य में सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु। और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह जी। भारत और किस देश ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर। हाल ही में शिगेला संक्रमण के बाद किस राज्य में निगरानी और निवारक उपाय सख्त किए गए हैं? केरलम। पासिन्यान किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी ने चुनाव जीता है? आर्मेनिया। वॉन जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वॉन, जर्मनी में। आज आपके लिए क्वेश्चन है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।